Hello e-learners, welcome back to my channel. I hope you all are having a great day. So today आज हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का जो पहला टॉपिक है एग्रीकल्चरल फाइनेंस इन इंडिया उसका एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम जितने भी इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल एजेंसीज हैं जो कि फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करती है इंडिया में उन सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद द टॉपिक. सो व्हाट इज एग्रीकल्चरल फाइनेंस? एग्रीकल्चरल फाइनेंस का मतलब है कि जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं और प्रोडक्ट डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि फार्मर्स, एग्री बिजनेसमैन, रूरल कम्युनिटीज़ इन सबकी नीड्स को हम पूरा कर सकें. फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आते हैं सारे लोन्स, इंश्योरेंस, क्रेडिट, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग डेवलप कर सकें या फार्मर खुद इन फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू बेनिफिट उठा के इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट कर सके. एग्रीकल्चर फाइनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि फार्मर्स इन्वेस्ट कर सके इनपुट्स में, मशीनरीज में, टेक्नोलॉजी अपडेट कर सके, लैंड को इम्प्रूव कर सके. इससे क्या होगा? इससे उनकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी और उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा एग्रीकल्चरल सेक्टर में. सो व्हाट इज एग्रीकल्चरल फाइनेंस इन इंडिया? इन इंडिया एग्रीकल्चरल फाइनेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रूरल इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में एंगेज्ड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. और अगर इस नज़रिए से भी ना देखा जाए तो हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इसको फूड सप्लाई एग्रीकल्चरल सेक्टर ही करता है, तो उसे डेवलप करने के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट लेके आती है ताकि फाइनेंशियल सपोर्ट किसानों को पहुंचाया जाए और रूरल कम्युनिटीज़ को डेवलप किया जाए और जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है उसे भी इम्प्रूव किया जाए. तो जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. Here are some key aspects of agricultural finance in India. पहला तो है जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है, जो गवर्नमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है किसानों को. तो गवर्नमेंट जो है वो स्कीम्स भी लेके आती है, प्रोग्राम्स भी लेके आती है, बहुत सारी पॉलिसीज भी लेके आती है जिसके अंदर जो किसान है उन्हें बेनिफिट मिल सके. एग्रीकल्चरल फाइनेंस में गवर्नमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लेके आए हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को इंट्रोड्यूस किया क्रॉप इंश्योरेंस कवर करने के लिए, और बहुत सारी सब्सिडीज भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ताकि एग्रीकल्चरल इनपुट इंक्रीज हो और इक्विपमेंट्स अपडेट कर सकें फार्मर्स. सेकेंड इज कॉमर्शियल बैंक. कॉमर्शियल बैंक भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसान फार्मर्स को और रूरल कम्युनिटीज़ को. उन्हें लोन प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के लिए और बहुत सारे वेरियस लोन प्रोडक्ट जो है वो ऑफर करते हैं ताकि क्रॉप को हम लोग इंक्रीज कर सके प्रोडक्शन. क्रॉप लोन देते हैं, टर्म लोन देते हैं ताकि वो मशीनरीज को अपडेट कर सके, इक्विपमेंट्स खरीद सके, मोटर लगा सके अपने खेत में, और वर्किंग कैपिटल लोन देते हैं फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. थर्ड इज रीजनल बैंक, रीजनल रूरल बैंक जो है ये स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूट बनाया ही गया है ताकि रूरल एरियाज को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करी जा सके. और रूरल एरिया में ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है क्योंकि शहरों में तो अब ज़मीन बची नहीं है जहाँ पे एग्रीकल्चर कर सके. सो ये जो बैंक है ये कोलैबोरेट करता है कॉमर्शियल बैंक के साथ और गवर्नमेंट के साथ ताकि ये लोग क्रेडिट फैसिलिटीज फार्मर्स को और रूरल एंटरप्रेन्योर्स को दे सके. फोर्थ इज कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूट. कोऑपरेटिव बैंक्स और क्रेडिट सोसाइटी जो है ये मिलकर एक ग्रास रूट लेवल पे क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है फार्मर्स को क्योंकि जो फार्मर्स थोड़े एजुकेटेड हैं, जिन्हें इन सब स्कीम्स और पॉलिसीज के बारे में पता है, वो तो जाके डायरेक्टली लोन के लिए अप्लाई कर देंगे. लेकिन जो ग्रास रूट पे अभी भी जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनके पास लैंड नहीं है या फिर वो बहुत छोटे से लैंड पर काम कर रहे हैं, रिमोट एरिया में रहते हैं कि वो लोग नहीं जा सकते ऐसी जगह पे, वहाँ पे कोऑपरेट क्रेडिट इंस्टीट्यूट जो हैं जाके फार्मर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं. दीज इंस्टीट्यूट्स ऑफर एग्रीकल्चरल लोन
सेविंग अकाउंट खोलते हैं उन लोगों के और उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और रूरल कम्युनिटीज़ को भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिफ्थ इज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट। माइक्रो मीन्स स्मॉल, तो MFIs जो है वो छोटे अमाउंट का लोन फार्मर्स और रूरल एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड करते हैं जिनके पास ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज का एक्सेस नहीं होता। तो माइक्रो क्रेडिट और जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के सपोर्ट में और लाइवलीहुड के लिए रूरल एरियाज को प्रोवाइड करते हैं। सिक्स्थ इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, NBFCs। NBFCs जो है वो एग्रीकल्चरल फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं जिसमें वो लोन और बहुत सारे लीजिंग एग्रीमेंट्स प्रोवाइड करती हैं जहाँ पे फार्मर्स और एग्री बिजनेस दोनों को ही फाइनेंशियल सर्विसेज दी जाती हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ज़्यादा फेमस है मेरे हिसाब से रूरल एरियाज में। सेवेंथ इज टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, क्योंकि अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं बहुत सारे, ऑनलाइन भी आप लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जो ये ऑनलाइन सर्विसेज हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं रूरल एरियाज में लोगों को, और लोन लॉन्ग टर्म पे और शॉर्ट टर्म पे ये लोग दे देते हैं। ज़्यादा इनका ज़्यादा पेपर वर्क नहीं होता, इसीलिए इसमें इजीली लोगों को लोन मिल जाता है। Conclusion, overall agriculture finance in India is evolving to meet diverse need of farmers, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड ही की जाती हैं ताकि किसान और रूरल कम्युनिटी अपनी ज़रूरतें और डेवलपमेंट पर ध्यान दे सके विद अ फोकस ऑन एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी, ताकि जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो, इनकम जनरेट हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी। अभी क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर है हमारी इंडियन इकोनॉमी पर पॉपुलेशन का, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा तो हम अपनी ही कंट्री में चीज़ें प्रोड्यूस करके अपनी पॉपुलेशन की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, वरना हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा तो वो बहुत ज़्यादा हमारा डेप्थ बढ़ा देगा। तो इसीलिए जो एग्रीकल्चरल फाइनेंशियल सर्विसेज हैं अभी गवर्नमेंट को इसको इम्प्रूव करना चाहिए और इसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए ताकि किसी भी इंसान के साथ फ्रॉड या फिर कोई भी no one left behind. That's all for today's video. If you like my content, please do subscribe my channel. Thank you for watching.